नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घुटने के आर्थराइटिस के बारे में। हम बात करेंगे उन सब सवालों के बारे में जो एक घुटने के आर्थराइटिस के मरीज़ के दिमाग में आते हैं, जैसे कि ये आर्थराइटिस है क्या और मुझे क्यों हुआ, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कल को मुझे और क्या परेशानी आ सकती है, कहीं ये कुछ और तो नहीं है, इसको कंफर्म कैसे करेंगे, क्या जांच कराने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ने से हम कैसे रोकें ताकि मुझे कल को सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, और अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो और ट्रीटमेंट के क्या विकल्प हैं। मैं डॉक्टर आमोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट के हेड की तरह काम करता हूँ। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये घुटने का आर्थराइटिस होता क्या है और किन लोगों में यह पाया जाता है। अगर हम बात करें, आर्थराइटिस का पूरा नाम है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो मतलब हड्डियाँ, आर्थ्रोस मतलब जोड़, और आइटिस मतलब सूजन या स्वेलिंग, यानी कि जहाँ पे हड्डियाँ मिलके जोड़ बनाती हैं वहाँ पे सूजन और स्वेलिंग आए तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं आम भाषा में। तो जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ पे, ताकि एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ रगड़ ना खाए, वहाँ पे होता है एक कार्टिलेज। इस कार्टिलेज का काम होता है कि हड्डियों के जो एंड्स हैं उनको ये कोट करता है और एक पैडिंग और कुशनिंग प्रोवाइड करता है ताकि जो मूवमेंट्स हैं इन हड्डियों की वो स्मूथ रहें और इन दोनों जब मूवमेंट करते समय जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे के साथ घिसे नहीं, उनमें कोई फ्रिक्शन ना हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कार्टिलेज जो है ये कमज़ोर पड़ता रहता है, पतला हो जाता है और घिसने लगता है, और उसकी वजह से जो जोड़ की जो स्पेस है वो कम हो जाती है और उसी की वजह से दर्द उठता है, जिसे हम आर्थराइटिस का दर्द कहते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एनिमेशन की मदद लेना चाहूँगा, और आइए चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि घुटने की बनावट कैसी है। तो इस एनिमेशन मॉडल में मैंने एक तरफ की स्किन को फेड कर दिया है ताकि आप अंदर का ढांचा अच्छे से देख पाएँ। तो ऊपर जो है वो थाई की हड्डी यानी कि फीमर है, और नीचे लात की हड्डी यानी कि टिबिया है, और इन दोनों के सामने आगे की तरफ नी कैप यानी कि पटेला होती है। और अगर मैं इसको आपको साइड से दिखाऊं तो ये हड्डियां ऐसे दिखती हैं, और मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप अपना एक्सरे देखेंगे तो ऐसे ही आपको हड्डियां दिखाई देंगी उसके अंदर। तो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो दोनों हड्डियों के बीच में ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया है हरे रंग से, ये कार्टिलेज है, और ये आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है, और थाई की हड्डी के ऊपर एंड में भी होगा, और लात की हड्डी यानी कि टिबिया के ऊपर भी होगा। जब हम एक्सरे में देखते हैं तो यही जो कार्टिलेज वाली जगह है ये एक्सरे के बीच में एक गैप की तरह काले रंग के दिखाई देती है, जो कि मैंने अभी हरी एरो से आपको दिखाई है। और अगर आप इसको राइट वाले एक्सरे से कंपेयर करेंगे तो जो लाल एरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कार्टिलेज घिस गया है, इसलिए एक हड्डी दूसरी हड्डी के बहुत पास आ गई है। तो अब जब हम घुटने की बनावट समझ चुके हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आर्थराइटिस की परेशानी किन लोगों को ज़्यादा तंग करती है। ये देखा गया है कि उम्र के साथ आर्थराइटिस ज़्यादा देखा जाता है, यानी कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें ये परेशानी ज़्यादा होती है। उसके अलावा औरतों में, खास करके जो 55 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, उनमें ये परेशानी ज़्यादा होती है। जो भी लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, उनमें ये परेशानी ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर कोई घुटने पे मेजर चोट लगी हो या इन्फेक्शन हुआ हो, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस जल्दी आ सकता है। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हेवी लिफ्टिंग है या बार बार स्क्वाट करने की ज़रूरत पड़ती है, या कोई ऐसे इम्पैक्ट स्पोर्ट्स हैं जिस पे घुटने पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, तो उसमें भी आर्थराइटिस जल्दी आ सकता है। उसके अलावा अगर आपके परिवार में ये बीमारी है, यानी कि आपके माता पिता या और लोगों को ऐसी बीमारी है, तो भी ये देखा गया है कि जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से आपको भी ये होने का चांस ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि घुटने के आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं, घुटने के आसपास एक भारीपन, एक एकिंग टाइप ऑफ पेन होता है, जो कि शुरुआत में तो जब वज़न डलता है तभी आता है, जैसे कि चलते समय या सीढ़ियाँ चढ़ते समय। लेकिन जैसे जैसे कंडीशन प्रोग्रेस करती है तो ये दर्द हर समय रह सकता है, और कभी कभी रात में भी रह सकता है, और आपकी नींद में भी विघ्न डाल सकता है।
दर्द के अलावा स्टिफनेस एक बड़ी परेशानी है, यानी कि घुटने में अकड़न रहना। उसकी वजह से घुटना ठीक से पूरा मुड़ नहीं पाता है या ठीक से पूरा मूव नहीं कर पाता है, और कभी कभी सूजन भी आती है घुटने में, और बहुत एडवांस स्टेज में हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी भी होने लगती है, जो कि आप बिना एक्सरे के देख के भी पहचान सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं कि कहीं ये कुछ और तो नहीं है जो मुझे परेशान कर रहा है। इसके लिए हम क्या जांच कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि आर्थराइटिस ही है और कुछ नहीं है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको सिर्फ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पे बता सकते हैं कि आपको आर्थराइटिस है या नहीं, और ज़रूरत पड़ने पे हम एक्सरे का प्रयोग करते हैं, उसका मदद लेते हैं। ये बहुत कॉमन टेस्ट है और इसके बेसिस पे भी हम आर्थराइटिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आर्थराइटिस विभिन्न प्रकार के होते हैं, और हर आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट एक ही तरह नहीं चलता है। तो कभी कभी हमें ये जानने के लिए कि कौन से तरह का आर्थराइटिस है, ब्लड टेस्ट की मदद लेनी पड़ती है, या घुटने में से पानी निकाल करके उसकी भी जांच करनी पड़ती है। और अगर फिर भी कोई शुबा रह जाए तो हम बहुत बार MRI की भी मदद लेते हैं, जिससे कि हमें ना सिर्फ घुटना दिखता है बल्कि उसके आसपास की मांसपेशियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जिससे कि डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलती है। तो हम अगले सवाल पे चलते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं जिससे कि ये घुटने की जो परेशानी है ये आगे ना बढ़े और हमें कल को सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर आर्थराइटिस को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और ज़्यादातर लोग अगर उन्हें सही जानकारी यानी कि नॉलेज दी जाए और दो और चीज़ें की जाए साथ में, यानी कि पहली चीज़ घुटने पे वज़न कम किया जाए या उस पर लोड कम किया जाए, और दूसरी चीज़ उसका जो फ्रेमवर्क है, जो मांसपेशियाँ उसको सपोर्ट देती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो इन दो चीज़ों की मदद से बहुत सारे घुटने का दर्द कम किया जा सकता है। तो पहली चीज़ लोड कम करना या वज़न कम करना। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आपका वज़न 1 किलो बढ़ता है तो घुटने पे 4 से 5 गुना यानी कि 4 से 5 किलो दबाव ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आपका वज़न 10 किलो ज़्यादा है तो 40 से 50 किलो घुटने पे दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, यानी कि आपके घुटने पे एक आदमी नहीं 2 आदमी चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं उससे कितना उस पर वियर एंड टेयर होगा और उसकी वजह से कितनी परेशानी होगी। अगर आप वज़न कम करेंगे, 5 से 10% जब वज़न कम किया जाता है तो घुटने का जो दर्द है उसमें जो अब फ़र्क है वो आपको अपने आप दिखाई देने पड़ता है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आके ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो एक्सरसाइज कर नहीं सकता, मेरे घुटने में इतना दर्द रहता है चलने पे, तो मैं अपना वज़न कम कैसे करूँ। तो जो वज़न आपका है वो दो चीज़ों का बैलेंस है। पहली चीज़ कि आप खा क्या रहे हैं, दूसरी चीज़ आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। तो इस केस में हम जो कंज्यूम कर रहे हैं यानी कि एक्टिविटी उसको ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो खाने पे जोर देना ज़्यादा ज़रूरी है, और डाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं आपको ये समझाऊं तो एक एग्जांपल की मदद से कि एक चपाती में 70 से 100 कैलोरी होती हैं। इसको हमें हजम करने के लिए यानी कि कंज्यूम करने के लिए 10 मिनट जॉगिंग करनी पड़ती है, 20 मिनट चलना पड़ता है, या 30 मिनट योगा करनी पड़ती है। तो आसान तरीका है उस 100 कैलोरीज को ना लेना या उस एक चपाती को कम करना। इसकी मदद से जो आपका वज़न है उसको कम किया जा सकता है। अगर आप खुद से कोशिश कर चुके हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप एक डाइटिशियन, एक प्रोफेशनल की मदद लें जो आपको एक डाइट चार्ट बना करके इसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे से आगे ले जा सकता है। दूसरी प्रमुख चीज़ जो मैंने बोली थी वो थी घुटने के फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करना या स्ट्रेंथन करना। तो बहुत सारे लोग मुझसे आके ये पूछते हैं कि एक्सरसाइज करने से परेशानी क्योंकि दर्द होता है बढ़ तो नहीं जाएगी। तो पहली चीज़ जानना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज हार्मफुल नहीं है, और अगर आप सोचें तो अगर किसी को अपनी बाइसेप्स बनानी है और वो जिम जाता है तो उसको महीनों साल भी लग जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे ही जब आप घुटने का अपनी जो मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे तो ये 4 या 5 सेशन में नहीं होगा, इसको रेगुलरली करना होगा। कम से कम 6 से 8 हफ्ते में आपको कुछ थोड़ा फ़र्क दिखाई देगा, और 8 से 12 हफ्ते एक इंटेंसिव प्रोग्राम करेंगे तो मसल के अंदर स्ट्रेंथ के चेंजेस अपने आप दिखाई देने पड़ेंगे। और एक्सरसाइज किस प्रकार की होनी चाहिए, ना ज़्यादा मुश्किल ना ही ज़्यादा आसान। और इसको एक्सरसाइज का मतलब खाली चलना नहीं है, वॉकिंग के बराबर नहीं है एक्सरसाइज, ठीक है।
और अगर आपको चलने में परेशानी है या एक्सरसाइज करने में परेशानी है तो इसके और भी विकल्प हैं, जैसे कि लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज यानी कि साइकिलिंग या स्विमिंग। तो आप जो भी एक्सरसाइजेज सिलेक्ट करें, ज़रूरी है कि आप उसको एंजॉय करें, क्योंकि अगर आप उसको 3 से 4 महीना करेंगे तो वो एक आदत बन जाएगी। उसके बाद आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, ताकि आपको पता चले कि आप क्या एक्सरसाइजेज करें और वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद होंगे। इसके अलावा आप कैसे चलते हैं, आप क्या जूते पहनते हैं, आप खड़े कैसे होते हैं, इन सब से भी घुटने के ऊपर दबाव जो पड़ता है उसमें फ़र्क पड़ता है, और ये सब भी सही होना ज़रूरी है। अगर आपको और बीमारियां हैं जैसे कि गाउट या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनको कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये जो मैंने पहले चीज़ें बताई आपको उनको करना है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अपनी एक्टिविटीज़ और रेस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक समय में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने से ज़्यादा परेशानी होती है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी क्षमता को जानें और जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से ही आप अपनी एक्टिविटीज़ रखें और उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएं। इसको हम पेसिंग कहते हैं। और अगर घुटने में ऐसा लगता है कि वो दबाव नहीं, कि वो वज़न नहीं लेगा या आप एक बार गिर जाएंगे, तो ज़रूरी है कि उसके लिए आपके पास एड्स हों, चाहे वो एक स्टिक हो या स्प्लिंट्स हो या ब्रेस हो। अगर इंस्टेबिलिटी है तो ज़रूरी है उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो असेस हो और सही एड्स इस्तेमाल किए जाएं। आगे चलते हैं और जानते हैं कि हम पेन किलर्स कौन से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दवाइयाँ कौन सी घुटने के आर्थराइटिस में कारगर रहती हैं। पैरासीटामोल और जेल्स जो हम घुटने पे लगाते हैं, ये दवाइयाँ लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती हैं और इनके ज़्यादातर लोगों में ज़्यादा रिस्क नहीं होते हैं। उसके अलावा एक और दवाई है जिन्हें हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स कहते हैं। ये घुटने के दर्द में अच्छा आराम देती हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनको लंबे समय तक हम नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उसके रिस्क हैं। उसके अलावा और भी दवाइयों के विकल्प हैं जो आपके पेन स्पेशलिस्ट आपको अच्छे से बता सकते हैं, और और जो बाकी विकल्प हैं इनको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि वो आपके डॉक्टर की सलाह पे ही आपको प्रिस्क्राइब किए जाए। जहाँ तक सप्लीमेंट्स का सवाल है, जितना नया एविडेंस आ रहा है वो सब बोलते हैं कि इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, और अगर आप खाली अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा या उतना ही फ़ायदा आएगा जो कि इन सप्लीमेंट्स को लेने से आ रहा था। विटामिन डी और कैल्शियम, इनका रोल तभी है जब आपको या तो ऑस्टियोपोरोसिस हो या इनके लेवल, विटामिन डी के लेवल कम हो, वरना इनका भी कोई खास रोल नहीं है। अगला एक विकल्प इन घुटने की जो आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में है वो है इंजेक्शंस का। इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहूँगा। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स के हो गए, लुब्रिकेटिंग यानी कि हाइलुरोनिक एसिड के हो गए, या पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के हो गए, और एक और जो नया विकल्प आया है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है। तो जो भी इंजेक्शंस किए जाएं, अगर उसमें अल्ट्रासाउंड की मदद ली जाए तो इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें इससे दवाई सही जगह पे जा रही है नहीं ये देख सकते हैं। उसके अलावा हम कॉम्प्लिकेशंस भी इससे कम कर सकते हैं कि हम गलत जगह पे कोई चोट ना पहुंचाएं। तो अल्ट्रासाउंड के बिना इंजेक्शन करने से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है कि अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हुए इंजेक्शन किए जाए। तो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन के बारे में अगर बात करें तो ये सबसे कॉमनली इस्तेमाल करने जाने वाले इंजेक्शन है घुटने के आर्थराइटिस के लिए। स्टेरॉइड्स का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है जो कुछ महीने तक रहता है और उससे दर्द में आराम आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये एक मौका चाहिए कि उनका आर्थराइटिस अभी उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उन्हें एक सही मौका चाहिए कि घुटने का थोड़ा दर्द कम हो, वो अपनी मूवमेंट बढ़ा सकें, थोड़ा वज़न कम कर सकें। तो उसमें स्टेरॉइड इंजेक्शन ही अच्छा इनका रोल रहता है। और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं जिनको मैंने 1 बार या 2 बार किया इंजेक्शन स्टेरॉइड का और उसके बाद उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो रिसर्च में जो देखा गया है उसमें ये सवाल उठता है कि क्या बार बार इंजेक्शन करने से नुकसान हो सकता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको लंबे समय तक हम कोशिश करते हैं कि ना इस्तेमाल करें। और इन इंजेक्शंस के साथ में आपको जो बाकी चीज़ें जो मैंने बताई, एक्सरसाइज और वजन कम करना, वो भी साथ में आपको करना होगा। दूसरे तरह का जो इंजेक्शन है वो है लुब्रिकेटिंग इंजेक्शन।
तो ये लुब्रिकेटिंग इंजेक्शंस आजकल कम इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि जो भी लेटेस्ट रिसर्च आ रही है वो ये बताती है कि इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। हालांकि इनका ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, तो इससे इस्तेमाल करने से कोई हमें बहुत लाभ नहीं होगा। तीसरा इंजेक्शन जो मैंने बोला था वो PRP का, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो ये PRP होता क्या है? PRP में हम आपका थोड़ा सा खून निकालते हैं और उसको एक मशीन में घुमाते हैं, और जो उसमें से एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। तो इन प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हीलिंग में या ग्रोथ में मदद करते हैं। तो हम उन ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट्स को अल्ट्रासाउंड की मदद से आपके घुटने में डालते हैं ताकि हीलिंग हो और उससे आराम है। तो ये इंजेक्शंस काफ़ी सेफ़ माने जाते हैं, और इनका जो एविडेंस है इनका फ़ायदे का वो थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन ये देखा गया है कि ये जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, यानी कि माइल्ड या थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ जाती हुई, उनमें ज़्यादा कारगर रहते हैं, उनमें ज़्यादा मदद करते हैं। एक और इंजेक्शन जिसके बारे में मैंने बोला था वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। इसके बारे में मैं आपको ख़ास तौर से इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत लोग इस विकल्प के बारे में जानते नहीं हैं, और ये इंजेक्शन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इस इंजेक्शन का एम ये होता है कि जो दर्द के सिग्नल जो आपके घुटने से दिमाग तक जा रहे हैं नसों के द्वारा, उनको रोका जाए या कम किया जाए, और ऐसा करने से आपके दर्द में आराम आता है। तो इन इंजेक्शंस को हम अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या दोनों की मदद से करते हैं, और ख़ास जगह पे एक सुई डाल करके हम उन नसों की जो कार्य करने की क्षमता है, जो दर्द ले जा रही हैं आपके दिमाग तक, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और ये उन लोगों में ख़ास करके बहुत लाभदायक साबित होते हैं जिनमें या तो वो सर्जरी कराना नहीं चाहते हैं, या करा चुके हैं और आराम नहीं आया है, या किसी वजह से उनकी सर्जरी हो नहीं सकती क्योंकि उनकी और बीमारियां बहुत हैं। आपको जान करके शायद ये थोड़ा आश्चर्य होगा कि 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेशन होने के बाद भी जो दर्द में आराम आता है उससे वो नाखुश रहते हैं, और ऐसा हमें रिसर्च से पता है। उन लोगों के लिए ये विकल्प बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो इस प्रोसीजर के काफ़ी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इससे आने वाला आराम साल भर या कई केसेस में 1.5 से 2 साल तक भी रह सकता है। ये बिना सर्जरी के किए जाने वाला विकल्प है, यानी कि आपको कोई टाँके नहीं लगेंगे, कोई कट्स नहीं लगेंगे। इसके लिए अस्पताल में रात भर गुजारने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है, और इसके बाद कोई लंबे समय तक आपको आराम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और अगर आप ये सोचिए, अगर आप इसको कंपेयर करें आर्थराइटिस को डायबिटीज़ जैसी बीमारी से, जिसमें लोग दिन में 2-2, 3-3 बार दवाइयाँ लेते हैं और इंजेक्शन लेते हैं, उसके बाद भी शुगर कंट्रोल करने में मुश्किल होता है, तो ये एक विकल्प सोचिए। दूसरी तरफ जो आपको 1 साल या 2 साल तक आराम दे रहा है, और उसमें आपकी दवाइयाँ भी कम हो रही हैं या बंद हो रही हैं, और कोई सर्जरी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा विकल्प है। और क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके या आपके किसी प्रियजन के काम आएगी, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा या कोशिश ज़रूर करूंगा। और अंत में मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।